नमस्कार। आज हम पढ़े हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी कक्षा 6 की पुस्तक है। पाठ 3 भिड़ंत। पाठ 1 और 2 हमने पढ़ा है। आज पढ़ेंगे पाठ 3 भिड़ंत। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य जी की कोट्स को देख लेते हैं। ठीक ना। आचार्य जी के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। आचार्य प्रशांत जो कि आईआईटी, आईआईएम, आईएएस निकाल चुके हैं, अभी उच्चतम ग्रंथों को बिल्कुल सरल अर्थों में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। युवा जो गलत दिशा में भटक रहे हैं उन्हें सही राह में ले जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है और अन्य तरह के भ्रूण हत्या, इस पर मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातों को बता रहे हैं। साथ में पशु क्रूरता के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में ना हमारा मीडिया बोल रहा है, ना हमारा नेता बोल रहे हैं, ना सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं, केवल आचार्य जी बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है अभी अभी का। ठीक ना। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह सभी जगह आपदा आ रहे हैं, है ना। और आप जुड़िए आचार्य जी की शिक्षाओं से। विद्यार्थियों के रिगार्डिंग में लगभग 1000 से अधिक वीडियोस हैं आचार्य जी की यूट्यूब पर। यूट्यूब पर करोड़ों लोग आचार्य जी से जुड़े हुए हैं। लगभग 22 से अधिक देश के लोग जुड़े हुए हैं, है ना। आप जुड़िए। 22 से अधिक चैनल्स हैं। हर 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 अलग अलग मुद्दे पर करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है ना। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। ठीक है, पहले कोट्स को देख लेते हैं। जिनके पास बचाने के लिए अपना अहंकार है, अगर जिनके पास बचाने के लिए अपना अहंकार रहेगा, वे इतने ऊर्जावान हैं, मतलब बहुत इतने ऊर्जावान हैं। लेकिन जिनके पास रक्षा करने के लिए सत्य है, वे आलस्य दिखाएं। वे इतना आलस्य दिखाएं, ये लज्जा की बात है। क्या कह रहे हैं? जिनके पास बचाने के लिए अपना अहंकार रहता है, वे बहुत ताकतवर रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जिनके पास रक्षा करने के लिए सत्य है, वो बिल्कुल आलस्य दिखाई पड़ते हैं। ठीक ना। सत्य है, वो बिल्कुल आलस्य दिखाई पड़ते हैं। तो हमें आलस्य नहीं करना है। आलस्य एक वृत्ति है जो कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमें बहुत बाधा बनाती है। ठीक ना। तो इसे आत्म अवलोकन से इसे ख़त्म करना है ना। और वृत्ति केवल आत्म अवलोकन से ही हट सकता है, कर्म से नहीं हट सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भिड़ंत। ठीक है। बुद्धि ना हाट बिकाए, बुद्धि ना चोर चुराए। बुद्धि को ना हम लोग बेच सकते हैं, ना कोई चुरा सकता है। कोई हाट नहीं बेच सकता है हमारा बुद्धि को, ना कोई चुरा सकता है, चोर चुरा सकता है। बुद्धि चढ़े जब शान, चमके सकल सजान। जब बुद्धि बढ़ता है तो हम लोग सजान के जैसे चमकने लगते हैं। सकल चमके सजान, चमके सजल सजान। बुद्धि ना बांधो भया, नहीं तो बूढ़ी नैया। बुद्धि ना बांधो भैया, नहीं तो बूढ़ी नैया। क्या कह रहे हैं? बुद्धि को भी कभी बांधो मत, उसे हमेशा बढ़ाओ, है ना। तो चलो, तो साहेबान, बुद्धिमान के मामले में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन खतरा है कौन खोटा है, इसका जवाब किसके पास है? अजी बुद्धि के सिवाय और किसके पास? बिल्कुल ताज़ा वाकया। एक स्कूल में थे बुद्धिनाथ पंडित, एक था बुद्धू प्रसाद। ठीक ना। एक गुरु एक चेला। ठीक है, इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। क्या हो रहा है कि तो साहेबान ऐसा कह रहे हैं, ये कवि जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ये तो साहेबान बुद्धि के मामले में कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन खरा और कौन खोटा, इसका जवाब किसके पास है? अजी बुद्धि के सिवा और किसके पास रहेगा, है कि नहीं। बुद्धि के पास ही तो इसका सवारा जवाब है। बिल्कुल ताज़ा बकाया है। एक स्कूल में थे बुद्धिनाथ पंडित। एक स्कूल में कौन थे? बुद्धिनाथ पंडित। और एक था बुद्धू प्रसाद, एक गुरु एक चेला। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बुद्धिनाथ पंडित सचमुच बुद्धि के नाथ। बुद्धिनाथ पंडित सचमुच बुद्धि के नाथ। काफ़ी सनाम
ठीक ना। बुद्धू से बुद्धू को बना देते अकलवान। क्या करते थे, सबसे बुद्धू से बुद्धू बच्चा को भी अकलवान बना देते थे बुद्धिनाथ, ठीक ना। कैसे, घिस घिस कर, कैसे घिस घिस करके मतलब रटाते थे शायद, मांझ मांझ कर, है ना, घिस घिस कर, मांझ मांझ कर। पढ़ाने का ढंग भी अनूठा था, अलग ही था। बात शुरू होती कहानियों से, क्या से शुरू करते थे, कहानियों से। बात पहुंच जाती नतीजे तक, है ना। बहुत गुमान था लोगों का पंडित जी पर, लोगों का पंडित जी पर बहुत गुमान था, ठीक ना, कि ये किसी को भी, बुद्धू को भी बुद्धिमान बना देते हैं। पंडित जी को भी खुद पर कम गुमान ना था, ठीक ना, पंडित जी को भी अपने आप के ऊपर गुमान था। अब आइए दूसरी ओर, उनका एक नया छात्र गणेश, उनका नया छात्र का नाम क्या है, गणेश। पंडित जी की नज़र में बिल्कुल गोबर गणेश था, पंडित जी की नज़र में यह बिल्कुल जो गणेश था वह बिल्कुल गोबर गणेश था। मोटी मोटी बातें भी नहीं समझ पाता था वह, जैसे उस दिन की बात। पंडित बुद्धिनाथ कहानी सुना रहे थे, है ना। किसको सुना रहे हैं, गणेश को क्या कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। तो क्या होता है देखते हैं आगे। एक थी मदारी, है ना। मदारी के पास थी दो चीज़ें, एक बंदर दूसरी बकरी। क्या कहानी बता रहे हैं गणेश जी, गणेश को बता रहे हैं, बुद्धिनाथ जी बता रहे हैं कि एक मदारी था, मदारी के पास, मदारी किसको बोलते हैं, जो बंदर का नाच दिखाता है, बंदर का खेल दिखाता है, उसे मदारी कहते हैं। एक मदारी था, मदारी के पास थी दो चीज़ें, एक बंदर दूसरी बकरी। अच्छा, इसके पास एक बंदर और एक बकरी थी। इन्हीं के इन्हीं की सहायता से वह अपने खेल दिखाता। एक दिन वह गया मेले, खरीदे कुछ केले। एक दिन वह गया मेले और खरीद लिया क्या, केले। मदारी ने खाने के पहले नहाने की सूझी, और खाने से पहले उसने सोचा कि नहा लेता हूँ। ढूंढ लिया तालाब, बगल में थी झाड़ी, बांध दिया बंदर, बांध दी बकरी। अब क्या किया, बगल में था तालाब, वहाँ तालाब था, उसके बगल में था क्या, झाड़ी था, उसमें बांध दिया बकरी और बंदर को, और केले को रख दिया। कपड़े उतार चला गया नहाने। वह लौट कर आया तो केले नदारद, केले ने कहीं नहीं, ठीक ना, केले गायब हो गया। छिलके जरूर थे बकरी के सामने, अब छिलके किसके सामने थे, बकरी के सामने थे, है ना। उसने बंदर को देखा, वह साधु बना बैठा था। बंदर कैसा, साधु के जैसा, मानो कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मदारी ने कहा, वाह रे शेख सादी, उस्ताद से ही उस्तादी, है ना। क्या कह रहा है, उस्ताद से ही उस्तादी, मालिक से ही मालिकाना। अव्वल तो केले का खा गया, दूसरे इल्ज़ाम बकरी पर चढ़ा गया। उसने मक्कार बंदर को चार छड़ी जमाई, है ना, चार छड़ी जमा दी, किसको, बंदर को जमा दी। हाँ, कहानी खत्म हो गई। पंडित जी ने पूछा, बच्चों अब तुम लोग बताओ कि केले बंदर ने खाए, बकरी ने नहीं। बताओ, केले बंदर ने खाए, बकरी ने नहीं। मदारी ने इससे कैसे जाना, उन्होंने सामने वाले लड़के से पूछा। बोलो, किसने, किससे पूछा, गणेश से पूछा, सामने वाले लड़के से। वह लड़का सिर झुकाकर खड़ा हो गया। दूसरे लड़के से पूछा, तुम बताओ। अच्छा, किसी गणेश से नहीं पूछा, अभी पहला दूसरा पूरे कक्षा के लोग बच्चों से पूछ रहे हैं, ठीक ना। उसने दूसरे लड़के से पूछा, तुम। लड़के ने कहा, सर गिलहरी ने बताया होगा। अच्छा अच्छा, ये क्या कह रहा है दूसरा लड़का कि सर गिलहरी ने बताया होगा, किसे, मदारी से, है ना। पंडित जी ने कहा, यह गिलहरी कहाँ से टपक पड़ी। अब क्या कह रहे हैं कि गिलहरी इस कहानी में कहाँ से टपक पड़ी। सभी लड़के हंस पड़े। आखिर बुद्धिनाथ पंडित ने बताया, बकरी केले खाती तो केले के छिलके भी खा जाती। बकरी जब खाती तो वो क्या करती, केले के छिलके को भी खा जाती, है ना। यह अकल तो बंदर के पास ही है, वह केले छील सकता है, छिलके पड़े हुए थे, है ना। जाहिर हो गया कि केले किसने खाए, ठीक। अगर केले के छिलके नहीं रहते तो समझ जाओ कि बकरी खाया, और केले के छिलके हैं मतलब किसने खाया है, बंदर ने खाया है, क्योंकि वो छिलका नहीं खाता है। केले खा खा गया बंदर, छिलके रख दिए बकरी के आगे, क्यों, इसलिए कि पीटे तो बेवकूफ़ बकरी पीटे, बंदर पर शक भी ना जाए, ठीक ना, बंदर कितना चालू बन गया।
लेकिन पंडित मदारी भी चालाक था, है ना। लड़के दंग थे, कुछ के मुंह से निकला इस्सा। इस्सा क्या निकला? कुछ के मुंह से इस्सा निकला। इस निकला, मतलब अरे गलती हो गया इस टाइप से, मतलब जो हमने उत्तर नहीं दे पाया उस समय होता है एक रिएक्शन, इस करके लड़कों ने क्या किया, इशारा किया, मुंह से निकाला, आवाज़ निकाला। कुछ के मुंह से निकला वाह, ठीक है ना। कुछ ने अपनी अकल को कोसा, कुछ बोले इस, कुछ बोले वाह, और कुछ ने अपने अकल को कोसा कि अरे इतने बुड़कबक है हम लोग, जो कि हम लोगों ने बता नहीं पाया। मगर एक लड़का इनसे अलग था, उसने ना इस कहा ना वाह कहा, वह था गणेश। ना उसने इस कहा ना वाह कहा, वह था गणेश। पंडित जी की त्योरी चढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्यों गोबर गणेश, कहानी समझ में नहीं आई? मतलब गणेश जो है वो कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो बुद्धिनाथ जो पंडित बुद्धिनाथ पूछ रहे हैं कि क्यों गोबर गणेश, तुझे कहानी समझ में नहीं आई क्या? गणेश उठ कर खड़ा हो गया, बोला, सर कुछ समझ में आई कुछ नहीं आई। क्या बोल रहा है? कुछ समझ में आई कुछ नहीं आई। पंडित जी ने पूछा, कितनी समझ में आई कितनी नहीं? गणेश ने कहा, सर बंदर ने केले खाए, उसने केले के छिलके डाल दिए बकरी के आगे। पंडित जी ने बोले तो? गणेश ने कहा, मगर बकरी तो छिलके खाती है, छिलके उसके सामने पड़े रहे, उसने खाए क्यों नहीं? ऐसा। अरे बिल्कुल सही जवाब, इसने तो बिल्कुल सही उत्तर प्रश्न पूछा है ना। पंडित जी भन्ना कर बोले, नहीं खाए तो नहीं खाए, ये अपने से मैंने कहानी बता दिया, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तुम्हें इससे क्या, है ना। गणेश ने कहा, तब तो बकरी बंदर से ज़्यादा चालाक निकली, तब तो बकरी बंदर से ज़्यादा चालाक निकली, उसने छिलके नहीं खाए, पाप का सबूत पड़ा रहा, बंदर की मक्कारी पकड़ी गई, और मकारी पकड़ी गई, ठीक ना। फिर बकरी बेवकूफ़ कैसे हुई, है ना। पंडित जी, अच्छा, अगर अ, बकरी तो अगर क्या रहती, उसे खा जाती, तब तो वो बेवकूफ़ होती, उसे खाई नहीं, उसे पकड़ाने के चलते उसने खाई नहीं, क्योंकि वो बंदर खाया था। अगर वो खा जाती तो ना बंदर मार खाता ना बकरी मार खाता, दोनों बच जाते, है ना। लेकिन वो सबसे बुद्धिमान कौन थी? बकरी थी, है ना। कैसी हुई? पंडित जी बिगड़ कर भूत, उन्होंने डांट दिया, बैठ जाओ बुद्धू प्रसाद। लड़के डर के मारे चुप। उस दिन से गणेश का नाम हो गया बुद्धू प्रसाद। उस दिन से गणेश का क्या नाम हो गया? बुद्धू प्रसाद। यह थी बुद्धिनाथ और बुद्धू प्रसाद की कहानी, भिड़ंत। बिल्कुल। यहाँ अब अगर देखा जाए किरदार को, तो यहाँ बुद्धू प्रसाद उसे नहीं कहना चाहिए, वो बिल्कुल तर्क करने वाला लड़का था और बुद्धिमान था, है ना। आगे भी भिड़ंत होती रही, पंडित जी चेले को डरा कर चुप कर देते, आगे बहुत भी भिड़ंत होती रही लेकिन चुप करा देते थे। एक दिन पंडित बुद्धिनाथ क्लास में आए, है ना। वे पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। बोले, बच्चों यहाँ की पढ़ाई पूरी होने को आई, अब यहाँ की पढ़ाई पूरी होने को आई, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मगर कविता की भाषा में कहूँ तो शिक्षा भी अभी अधूरी है, कितनी लंबी दूरी है ना। जीवन में पग पग पर परीक्षा आएगी, कदम कदम पर इम्तहान, इम्तहान मतलब कदम कदम पर आपको हर बार परीक्षा देनी होगी, हर जगह आपको इम्तहान देने होंगे, है ना। सारा क्लास उन्हें आदर से सुन रहा था। पंडित जी खुश हुए, उन्होंने फिर एक कहानी उठा ली, बोले, बहुत दिनों की बात है, कौशल के राजा कहीं जा रहे थे, कौशल के राजा कहीं जा रहे थे। संयोग देखिए कि काशी के राजा भी उसी रास्ते से आ रहे थे। एक ही समय, एक ही रास्ता, रास्ता भी संकरा मतलब पतला, और दोनों राजा रथ पर। दोनों के रथ आमने सामने रुक गए। तब एक रुके तो दूजा जाए, ठीक ना। अब एक रुके तो दूजा जाए, दोनों रथ साथ साथ नहीं जा सकते थे। मगर सवाल
टेढ़ा था। कौन पहले जाए, कौन तब तक रुका रहे, कौन तब तक रुका रहे। दोनों राजा, दोनों के मान का प्रश्न है ना। दोनों का इज्जत का बात है कि कौन रुका रहे ज़्यादा देर तक। ठीक, अब देखिए मान का प्रश्न है। कोई किसी से कम नहीं, कोई पीछे हटे तो कैसे, फिर क्या किया जाए। राजा रथों में बैठे रहे। दोनों के सारथी बात करने लगे। कौशल के सारथी ने कहा, तुम जरा परे हट जाओ, मेरे रथ को निकल जाने दो। और काशी के सारथी ने कहा, तुम ही जरा परे हट जाओ ना, मेरा रथ निकल जाए। समय बीतता गया। सारथी बहस करते रहे। आखिर वे एक मत हुए। तय हुआ, जो महान हो वह पहले जाए। दोनों सारथी अपने अपने राजा के गुणों का बखान करने लगे। कौशल के सारथी ने कहा, मेरे नरेश पराक्रमी हैं, प्रतापी हैं। काशी के सारथी ने कहा, मेरे नरेश मेरी पराक्रमी और प्रतापी हैं। कौशल के सारथी ने कहा, मेरे राजन गुणों की कद्र करते हैं। काशी के सारथी ने कहा, मेरे राजन भी। वह कांटे कांटे की लड़ाई थी, ठीक ना, फैसला होता नहीं दिख रहा था। तभी कौशल के सारथी ने कहा, मेरे महाराज मित्र से मित्र की तरह पेश आते हैं। कैसे? मित्र से मित्र की तरह पेश आते हैं और शत्रु से शत्रु की तरह पेश आते हैं, है ना। अब क्या हुआ, काशी के सारथी ने जवाब दिया, मेरे महाराज मित्र से तो मित्र की तरह पेश आते हैं, वे शत्रु से भी मित्र की तरह पेश आते हैं। वे सत्यवान हैं, क्षमाशील हैं, विनयशील हैं। काशी के सारथी ने ऐसा कहा, ठीक ना। कौशल नरेश ने सुना और गुना। उन्हें सारथी को इशारा किया। सारथी ने रथ पीछे खिसका लिया, ठीक ना। सारथी ने पीछे रथ खिसका लिया। ठीक, किसने? कौशल नरेश ने सुना और गुना भी। उन्होंने सारथी को इशारा किया और सारथी ने रथ को पीछे खिसका दिया। काशी नरेश की महानता सिद्ध हो चुकी थी। वे खुशी खुशी पहले प्रस्थान करने लगे थे। अच्छा देखिए, यहाँ शत्रु को भी मित्र जैसा कौन मान रहा है? काशी नहीं, कौशल मान रहा है ना। तभी तो वो पीछे हटने के लिए अपने सारथी को इशारा कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। जरूर भिड़ंत हुई होगी गणेश से, किसके साथ? पंडित जी के साथ, है ना। चलिए देखते हैं। पूरी कहानी पूरी हो चुकी। पंडित बुद्धिनाथ बोले, बच्चों वह निर्णय सही था ना? छात्र बोले, बिल्कुल सही सर। पंडित जी बोले, हाँ बच्चों, मित्र को तो सभी मित्र मानते हैं, लेकिन बड़ा वह जो शत्रु को भी मित्र माने, है ना। गणेश ने उठकर कहा, क्षमा करें सर, यह कहानी भी साफ नहीं है। पंडित जी भन्ना कर बोले, क्या साफ नहीं है? गणेश ने कहा, सर महानता वाणी से नहीं, आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। काशी नरेश यदि सचमुच महान होते तो वे पहले ही अपने रथ को पीछे कर लेते। बुद्धिनाथ पंडित का सिर चकरा गया। वे बोले, तो कौन महान था? गणेश बोला, सच पूछा जाए तो कोई नहीं। पंडित जी ने पूछा, फिर भी दोनों में से एक को चुनना होगा तो? गणेश ने बोला, तब कौशल नरेश सर। कौशल, तब क्या बोला? कौशल नरेश सर, है ना। ठीक है, कौशल को वो बेस्ट माना। वे कद्रदान थे, उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, उन्होंने कोई दावा भी नहीं किया। पंडित बुद्धिनाथ सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं हारा, तू जीता, मैं तुझे आदमी नहीं बना सकता, काठ के उल्लू, है ना, ऐसा कह रहा है। मैं तुझे आदमी नहीं बना सकता, काठ के उल्लू, ऐसा कह रहा है। अब खुद ही काठ के उल्लू है अब मेरे ख्याल से। पंडित जी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर सके।
पीछे से आ गया हेडमास्टर साहब। पीछे से कौन आ गए? हेडमास्टर साहब। उन्होंने कहा, रुकिए पंडित जी, लड़के को जायज़ सवाल करने दीजिए। जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हों। वर्षों से आप वही कहानियाँ पढ़ाते आ रहे हैं, कभी उलट पलट कर जांचा नहीं उनको आपने, है ना? ये बात सही है। हेडमास्टर ने कहा कि आप जो कहानी पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं, उसे उलट पलट कर कभी जांचा भी कीजिए, है ना? क्या पता कोई विद्यार्थी सही ही जवाब दे रहा होगा और आप अपने अहंकार में पड़े हुए हैं, है ना? अब देखिए, अगर किसी ने उंगली उठाई तो बुरा मान गए, है ना? उनकी आग पर पानी ना डालिए। मैंने आपकी और गणेश की बातें चुपके चुपके सुनी। जी हाँ, लकीर के फ़कीर कुछ नहीं करेंगे। करेंगे तो यही गणेश जैसे लड़के जो उसके दास नहीं हैं। बच्चे प्रकृति की प्रत्यंचा से छुटे हुए तीर हैं, उन्हें रोकिए मत, वे अपना रास्ता खुद बना लेंगे। सारी नजरें गणेश की ओर घूम गई, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, है ना? संजीव, इसे किसने लिखा है? संजीव ने लिखा है। यह कहानी विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने के परंपरावादी तरीके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अच्छा, बिल्कुल। जब टीचर कोई कोई होते हैं कि जो वो बोलते हैं वही होना चाहिए, वैसा नहीं। टीचरों को भी क्या होना चाहिए कि समझना चाहिए। ये नहीं कि टीचर ही बेस्ट है, वो भी तो कभी विद्यार्थी ही रहे होंगे, वो भी कुछ ही ज्ञानों को अर्जित किए हुए हैं। अगर विद्यार्थी कुछ नए ज्ञान अर्जित करके टीचर के सामने बोलते हैं तो उन्हें भी मानना चाहिए। ये नहीं कि अपने पे अड़े नहीं रहना चाहिए शिक्षकों को, है ना? विद्यार्थियों को नए तरीके से सोचने तथा अपने विचार अभिव्यक्त करने का भरपूर अवसर दिया जाए तो उनका स्वाभाविक विकास संभव होगा, है ना? अतः एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा दे, उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, अभ्यास पाठ से। मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं? कैसे समझ लिया? उसने सोचा, मदारी ने सोचा कि बकरी केले के साथ छिलके भी खा जाते हैं और छिलके तो बकरी के सामने पड़े हुए थे, जिसके कारण उसने सोचा कि बंदर ने केले खाए हैं और बकरी के सामने लगा दिया है ना? तो इसका हम उत्तर लिखते हैं, है ना? तो पहला का उत्तर क्या होगा? केले का छिलका देख मदारी ने समझा कि बकरी यदि केला खाती तो छिलके को भी खा जाती। इसका मतलब है कि केला को बंदर ने खाया होगा, ऐसा समझा। इसलिए उसने समझा कि केले ही बंदर ने ही खाया है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या है? पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, है ना? बिल्कुल। पंडित जी, पंडित बुद्धिनाथ की के पढ़ाने का ढंग अनूठा था, क्योंकि वह अपने विचारों को ही सही सिद्ध करने में लगे रहते थे और बच्चों को नया उत्तर रखने का मौका नहीं देते थे। साथ ही वे कहानी के द्वारा चीज़ों को समझाते थे, है ना? कहानी बता करके। आगे का प्रश्न क्या है? कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? उन दोनों के बीच क्या समस्या उत्पन्न हुई थी? एक ही समय, एक ही रास्ते, समय भी संकरा, संकरा मतलब पतला, और दोनों अड़े हुए थे। दोनों में कोई पीछे हटने को मंजूर नहीं था। ठीक ना? यही समस्या हो रही थी। आगे आगे क्या प्रश्न है? कौशल नरेश ने अपना रथ क्यों पीछे कर लिया? क्यों पीछे किया? क्योंकि कौशल नरेश कदरदान थे, वह सत्य को स्वीकार करना जानते थे। हाँ। पांचवा क्वेश्चन, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रश्न हो गए? क्योंकि गणेश जायज सवाल पंडित जी से कर रहा था। ठीक ना? और जायज सवाल करना अनिवार्य है बच्चों के लिए। छठा नंबर, बुद्धि ना हाट बिकाए, बुद्धि ना चोर चुराए। उसका मतलब क्या होता है?
इस पंक्ति को का भाव यह है कि असली बुद्धि अनमोल होती है। यह ना तो बाजार में बिकती है क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता, और ना ही कोई चोर इसे चुरा सकता है क्योंकि यह चोरी किए जाने योग्य बाहरी चीज नहीं है बल्कि आंतरिक गुण है ना। आपका बुद्धि को ना ही कोई खरीद सकता है, ना ही कोई बेच सकता है, और ना ही कोई चुरा सकता है क्योंकि ये वस्तु नहीं है, ये आपका अपना ही है। जीवन में एक बुद्धि ही ऐसा चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है, जिससे आपको कभी भय नहीं रहता है कि ये चोरी हो जाएगा। और बाकी जितने भी चीज़ आप लेते हैं संसार में, सारे चीज़ का आपको भय होता होगा कि ये चोरी हो जाएगा, वो चोरी हो जाएगा। एक सस्ता से सस्ता चीज़, एक महंगा से महंगा चीज़ के ऊपर आपका ध्यान लगा हुआ रहता है कि ये कहीं टूट ना जाए, ये कहीं चोरी ना हो जाए, है ना, ये पुराना ना हो जाए, है ना। तो आगे चलते हैं। पाठ से आगे, है ना, पाठ से आगे क्या है। माद्री के पास दो प्राणी थे। क्या क्या थे? एक बंदर और एक बकरी। इन्हीं की सहायता से वह अपने खेल दिखाता था। आपने भी कई खेल तमाशे देखे होंगे। खेल तमाशे वाले और किन किन चीज़ों की सहायता से खेल तमाशे खेल दिखाते हैं, बताइए। क्या कैसे दिखाते हैं, ये आपके ऊपर है। पाठ से आगे है इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं दिया है, ठीक है ना। वैसे चर्चा तो सभी क्वेश्चन को हम करेंगे, है ना। तो आप समझ सकते हैं, आप अपने विचार से बता सकते हैं इसे क्या क्या आपके एरिया में क्या क्या से तमाशे दिखाए जाते हैं। जैसे कि सांपों से भी दिखाया जाता है, ठीक है ना, हाथी से भी दिखाया जाता है, ऊँट से दिखाया जाता है, ठीक है। और साथ ही कोई कोई सर्कस में, सर्कस जहाँ होते हैं वहाँ शेरों से, बाघों से, बहुत सी चीज़ों से दिखाया जाता है ना। आगे तोता से, है ना। यदि आपका मित्र आपसे नाराज हो जाए तो उसे मनाने का प्रयास आप कैसे करते हैं? अगर कोई मित्र आपसे नाराज हो गया तो आप कैसे उसे मनाते हैं? पहले तो उसकी पसंद की चीज़ें उसे कहते हैं, है ना, उससे वो मान मान जाता है ना। ठीक है। आगे महानता वाणी से नहीं आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। महानता वाणी से नहीं आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। किसी महान पुरुष के इस आचरण के बारे में लिखिए जिसके कारण उन्हें महान समझा जाता है। ऐसा कुछ महान पुरुष के बारे में लिखिए जिसे उसके आचरण के द्वारा महान समझा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिख सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिख सकते हैं, है ना। बहुत से, बिरसा मुंडा जी के बारे में लिख सकते हैं। अनेक ऐसे महान व्यक्ति थे जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ठीक है। बुद्धि चढ़े जब शान, चमके सकल जहान। इन पंक्ति में बुद्धि का महत्व बताया गया है। आप अपने अपने परिचित किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित ऐसे ही किसी घटना का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है कि आप क्या कीजिए, अपने अपने परिचित के किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित ऐसे ही कुछ घटना का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। पहले तो इसका अर्थ समझते हैं, ठीक है ना। अर्थ क्या होता है वो समझते हैं पहले। देखिए, बुद्धि चढ़े जब शान, चमके सकल सजान का मतलब होता है जब बुद्धि को ज्ञान और अनुभव की शान मिलती है तब व्यक्ति को का जो चेहरा होता है उसका व्यक्तित्व और उसकी प्रतिष्ठा से जगमगाने लगता है, ठीक है। इसका मतलब यह होता है। तो वैसा कोई आपके रिश्तेदार में है, ऐसा कह रहा है प्रश्न, तो आप उसे खोज सकते हैं, है ना। ऐसी कोई घटना आपके जीवन में हुई है तो आप कर सकते हैं। मैंने भावार्थ समझा दिया है, ये आप स्वयं से पढ़ने से लिखेंगे, है ना। आगे दूसरा प्रश्न क्या है, अनुमान एवं कल्पना वाली प्रश्न। अनुमान एवं कल्पना। दोनों सारथी अपने अपने राजा के गुणों का बखान करने लगे, मतलब अपने अपने राजा के बारे में बताने लगे, है ना। कौशल नरेश और काशी के राजा अपने अपने सारथी की बात सुन रहे थे। दोनों राजाओं के मन में कौन कौन सी बातें उठ रही होगी, सोच कर लिखिए। क्या क्या बातें उठ रही होगी कि आ, मैं उससे बेहतर हूँ, वो मुझसे कमज़ोर है, इस तरह का बातें उठ रही होगी। और
साथ ही उन्हें अभिमान भी हो रहा होगा, है ना। आगे, आप मादरी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। आप अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। सोचिए वे आपके प्रश्नों का क्या जवाब दे सकते हैं। इसे आप संवाद के रूप में लिखिए। जैसे कि संवाद के रूप में मतलब ऐसा, आपका नाम पहले लिखिएगा, आपने क्या पूछा वो चीज़ लिखिएगा, फिर नीचे लिखिएगा शिक्षिका, शिक्षिका से जो पूछेगा उसको लिखिएगा। तो ये होता है संवाद। आपका जो बोला गया पूछा गया प्रश्न होगा और टीचर का जो बोला गया उत्तर होगा। फिर आप जो बोलिएगा उसके अपने नाम के बाद लिखिएगा, और जो टीचर बोलेगी उसको अपने टीचर के नाम के बाद लिखिएगा, ठीक है। तो वो होता है संवाद के रूप में लिखना। आगे, रुकिए पंडित जी, लड़के को जायज सवाल करने दीजिए। जरूरी नहीं है आप उससे सहमत हो। हेडमास्टर साहब ने इस वाक्य द्वारा गणेश का पक्ष लिया, है ना। बताइए उससे कैसा महसूस हुआ होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा कि कोई तो ऐसा है जो कि अच्छी तरह से मुझे समझाने के लिए किसी टीचर को कह रहा है ना। आगे, पंडित बुद्धिनाथ कक्षा में विद्यार्थियों को कहानी सुना सुना कर पढ़ाते थे। यदि वे बिना कहानी सुनाए ही विद्यार्थियों को पढ़ाते तो क्या होता। बच्चे सही तरीके से नहीं समझ पाते। कहानी के द्वारा पढ़ाते थे, वे अच्छा काम करते थे, बच्चों को तुरंत समझ में आ जाती थी, है ना। लेकिन वे एक ही उत्तर पर अड़े हुए रहते थे, ये उनका ठीक नहीं था। आगे, भाषा संदर्भ। आप नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ पता कीजिए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या है, गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर का करना का क्या होता है, सारा काम बना बनाया काम बिगाड़ देना, है ना। देखिए आगे क्या है कि श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना। काठ का उल्लू होना मतलब बेहद मूर्ख होना, अज्ञानी होना, काठ का उल्लू होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, ठीक है ना। आगे क्या है, मेरे महाराज मित्र से तो मित्र की तरह पेश आते हैं, वे शत्रु से मित्र की तरह पेश आते हैं। ऐसा, वे सत्यवान हैं, क्षमाशील हैं, विनयशील हैं। सत्यवान, क्षमाशील, विनयशील ऐसे शब्द हैं जो अपने में पूरा एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। एक ऐसा वर्ड है जिसमें पूरा वाक्य को रखता है अकेले, ऐसा वर्ड है, ठीक है ना। जैसे कि सत्य का आचरण करने वाला सत्यवान, ठीक है। क्षमा क्षमा कर देने वाला क्षमाशील। देखिए क्षमा कर देने वाला, तीन शब्दों को अकेले रख रहा है क्षमाशील। विनम्र स्वभाव वाला विनयशील। अब इसे आपको बनाना है। तो कद्र करने वाला कद्रदान, ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, अच्छे आचरण रखने वाला सदाचारी, है ना। और काम से जी चुराने वाला कामचोर, ठीक हो गया। कुछ करने को, चालाक बंदर पर एक कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। ये आप स्वयं से करेंगे, है ना। एक कहानी बनाएंगे। कौशल और काशी प्राचीन राज्य थे, कौशल और काशी प्राचीन राज्य थे, है ना। इसके बारे में पता कीजिए और आधुनिक भारत का मानचित्र बनाकर उसमें इन दोनों राज्यों के स्थान को दिखाइए। देखिए कौशल और काशी जो थे वो प्राचीन पुराने राज्य थे, तो वो आज के राज्य में कौन सा राज्य है, नया राज्य में से वो बताइए, और आधुनिक भारत का मानचित्र बना के उसे दर्शाना भी है। तो ये कीजिएगा, बड़े अच्छी बात है। संजीव, ये जो लेखक हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जन्म कब हुआ था, 6 जुलाई 1947 को हुआ था, ठीक है ना। 6 जुलाई 1947, ठीक। ग्राम बंगराकला, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। सम्मान, कथाक्रम सम्मान, गणमित्र सम्मान, भिखारी ठाकुर सम्मान से ये नवाजे गए हैं। प्रमुख रचनाएं, 30 साल का सफ़रनामा यहाँ है। ये सब प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। तो ख़त्म हो गई पाठ, आगे मिलते हैं हम लोग, है ना। और आचार्य जी की आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल के, क्योंकि जितना हमारी पृथ्वी को हानि हो रहा है सारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आचार्य प्रशांत जी की वीडियोज़ आप जरूर देखिएगा, ठीक है। नमस्कार।